हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, मौर्य वंश की आज की इस दूसरी वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। और इससे पिछली यानी मौर्य वंश की पहली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं, इसकी स्थापना कैसे हुई, इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, इस वंश ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया तथा इसके प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए तथा मौर्य वंश का अंत किस प्रकार हुआ। और आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इस वंश के शासन काल में सामाजिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था कैसी थी तथा इसमें मिलने वाले अभिलेख, इसकी वास्तुकला और धम्म के बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जिनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अशोक भारतीय इतिहास का पहला ऐसा राजा माना जाता है जिसने अपने विचारों और संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। यानी इसने अनेकों जगहों पर अपने विचारों को लिखवाया जो आसानी से जनता तक पहुंच पाए, ताकि लोगों में अच्छाई और नैतिकता पैदा हो सके। और जहां तक बात है अशोक के अभिलेखों की भाषा की, तो अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे और इन्हें 4 लिपियों में लिखा गया था। आइए जानते हैं ये 4 लिपियां कौन कौन सी थीं और ये कहाँ कहाँ पाई गई हैं। तो इनमें पहली लिपि है ब्रह्मी लिपि और इस लिपि के अभिलेख मोस्टली भारत में पाए गए हैं। दूसरी है खरोष्टी लिपि, इस लिपि के अभिलेख पाकिस्तान में मिले हैं। तीसरी है अरमाइक लिपि, तो इस लिपि में लिखे अभिलेख ज़्यादातर अफगानिस्तान में पाए गए हैं। और चौथी लिपि है ग्रीक लिपि, जिसके अभिलेख अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख इन 4 लिपियों में लिखे मिले हैं। और इन लिपियों से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, इसमें खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और इन अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता जो मिली थी वो 1837 ईस्वी में एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। यानी जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार 1837 ईस्वी में इन अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। आइए जानते हैं कि इन अभिलेखों में अशोक ने अपने आप को किन अलग अलग नामों से संबोधित किया है। तो ज्यादातर अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी लिखा है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पसंदीदा, देवताओं का प्रिय। तो अशोक का एक नाम ये हो गया देव नाम प्रियदर्शी। इसके अलावा कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही लिखा था, जिसमें मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की आदि अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक ही लिखा है। इसी तरह राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट लिखा है। तो ये अशोक के 3 नाम हो गए। पहला नाम देव नाम प्रियदर्शी, दूसरा अशोक और तीसरा नाम जो अभिलेखों में मिला है वो है मगध का सम्राट। अब आइए पढ़ते हैं अशोक की धम्म यात्रा के बारे में। ये अशोक के शासन काल से जुड़ा एक बहुत ही अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये धम्म क्या है। तो दोस्तों, अशोक ने लोगों को नैतिकता और अच्छाई सिखाने के लिए नियम और कानून की संहिता बनवाई, उसे ही धम्म कहा जाता है। और अशोक ने जो ये नैतिकता और अच्छाई सिखाने की पहल की वो असल में कलिंग युद्ध के बाद हुई, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने आगे युद्ध का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ही क्रूरता और निर्ममता से काम लिया गया था, जिसमें लाखों लोग कत्ल किए गए और लाखों बंदी बनाए गए, जिसके बाद ही से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। और पीछे आपने पढ़ा कि अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, इसलिए अशोक का जो धम्म था ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था और ये धम्म स्व नियंत्रण पर आधारित था। इसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए तथा एक व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। इसके अनुसार दास और सेवकों के प्रति उदार और दयालु रहे तथा व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो अशोक का धम्म इस तरह के नियमों पर आधारित था। तो अब आगे देखते हैं अशोक के चतुर्दश अभिलेख। तो इसमें कुल 14 शिलालेख मिले थे जिन पर अशोक ने अपने संदेश लिखवाए थे, जिन्हें चतुर्दश अभिलेख कहा जाता है। आइए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आपको पूरा नहीं याद करना है।
तो इसमें पहला शिलालेख जो मिला था, इसमें अहिंसा पर जोर दिया गया था और जानवरों की बलि देने की निंदा की गई थी। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु चिकित्सा की चर्चा की गई थी। तीसरे शिलालेख में धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रादेशक की चर्चा की गई थी। 14 में से ये तीसरा वाला इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें धम्म के प्रचार के लिए जो 3 अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो याद रखने हैं, जिनमें से पहला है राजुक, दूसरा युक्तक, तीसरा प्रादेशक। तो इसमें नियुक्त किए गए इन 3 अधिकारियों की चर्चा है। चौथे शिलालेख में भैरी घोष यानी युद्ध की जगह धम्म घोष यानी धर्म की नीति अपनाने की चर्चा की गई थी। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है उसकी चर्चा मिलती है। 6वें शिलालेख में अशोक का आदेश था कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के कार्यों के लिए जब चाहे मुझसे बिना रोक टोक के मिल सकते हैं। 7वें अभिलेख में सभी धर्मों के बीच आपसी समन्वय की चर्चा की गई थी और ये सबसे बड़ा शिलालेख था। याद रखिएगा, 7वां अभिलेख जिसमें सभी धर्मों के बीच आपसी समन्वय की चर्चा की गई थी, ये अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया सबसे बड़ा शिलालेख था। 8वें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा मिलती है जो इसने राजगद्दी संभालने के 8वें वर्ष में शुरू की थी, जिसमें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो अशोक की धम्म यात्रा में ये दोनों यात्राएं यानी 10वें वर्ष में गया की यात्रा और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा, ये 2 यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह 9वें अभिलेख में शिष्टाचारों और भेंट की चर्चा की गई थी। 10वें शिलालेख में कहा गया था कि राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा की भलाई और कल्याण के बारे में सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इसी तरह 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र नामक अधिकारी जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए होते थे उनकी चर्चा मिलती है। 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध से संबंधित चर्चा की गई थी। इसी तरह 14वां और आखिरी शिलालेख तो इसमें राजा अशोक ने जो लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था उसकी चर्चा की गई थी। अब आइए जान लेते हैं इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है जिसको आपको याद रखना है। तो इसमें पहला शिलालेख इम्पॉर्टेंट है जिसमें अहिंसा पर जोर दिया गया था। तीसरा शिलालेख इम्पॉर्टेंट है जिसमें धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रादेशक की चर्चा की गई थी। और 13वां शिलालेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसमें कलिंग युद्ध से संबंधित चर्चा की गई थी। तो ये थे अशोक के 14 अभिलेख जो अभी हमने देखा और मैंने आपको बताया कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है जिसको आपको याद रखना है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13वां है जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा थी। अब आइए हम लोग मौर्य काल के कुछ प्रमुख अध्यक्ष देख लेते हैं। अध्यक्ष को आप समझना चाहें तो आज के हिसाब से आप मंत्री के हिसाब से समझ सकते हैं, जिनके जिम्मे अलग अलग मंत्रालय होते हैं जिसकी देख रेख उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसी तरह मौर्य काल में अध्यक्ष होते थे। तो इसमें पहला है सीता अध्यक्ष जो कृषि से संबंधित कार्यों की देखभाल के लिए नियुक्त होता था। दूसरा है पौतवाध्यक्ष जो माप तौल की देखरेख के लिए होता था, यानी माप तौल करने में कोई गड़बड़ न हो, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी पौतवाध्यक्ष की होती थी। तीसरा अधिकारी होता था हस्त्याध्यक्ष। इसके नाम से ही पता चलता है कि जो हाथियों की देखभाल के लिए नियुक्त होता था उसे हस्त्याध्यक्ष कहते थे। अगला है शुल्काध्यक्ष जो व्यापार से प्राप्त कर और चुंगी इकट्ठा करने के लिए होता था। इसके बाद है अश्वाध्यक्ष, ये घोड़ों की देखभाल के लिए होता था। अगला है सूत्राध्यक्ष जो वस्त्र उद्योग की देखभाल करता था। अगला है सूनाध्यक्ष जो कि बूचड़ खानों और चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था। इसके बाद है लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल यानी मौर्य काल में छपने वाले सिक्कों की देखरेख करता था। तो ये थे मौर्य काल के कुछ प्रमुख अध्यक्ष। अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था के बारे में, यानी मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी और किस प्रकार की थी। तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 10,000 हाथी सवार और लगभग 8,000 रथ सेना थी। और सेना की देख रेख के लिए अलग से एक 30 सदस्यीय विभाग होता था जो सेना से जुड़ी जिम्मेदारियों की देखभाल करता था। और मौर्य काल में किसी भी विभाग से जुड़ा जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे महामात्रा कहा जाता था।
तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा और बड़ा अधिकारी मौर्य काल में जो होता था उसको महामात्रा कहा जाता था, चाहे वो जिस भी विभाग का होता था। बात करते हैं मौर्य काल के सामाजिक व्यवस्था की। मौर्य काल में समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख चाणक्य ने अर्थशास्त्र में किया है। जिसमें पहला था ब्राह्मण, जिसे समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त होता था। दूसरा था क्षत्रिय, जिसमें राजा, शासक और योद्धा आते थे, जो शासन और सुरक्षा प्रदान करते थे। तीसरा था वैश्य, जिसके अंतर्गत व्यापारी और किसान आते थे। और चौथा वर्ग था शूद्र, जिसमें श्रमिक और मजदूर आते थे। तो चाणक्य के अनुसार मौर्य काल में ये 4 वर्ग हुआ करते थे। लेकिन यूनानी विद्वान मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को आर्थिक आधार पर कुल 7 वर्गों में बांटा था। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है। तो मेगस्थनीज ने कुल 7 वर्गों में बांटा है भारतीय समाज को। आइए इन 7 को भी लगे हाथों देख लेते हैं। इसमें पहला है दार्शनिक, इसमें पुजारी, भिक्षुक और विद्वान आदि आते थे। दूसरा है किसान अर्थात कृषक। मेगस्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में किसान की संख्या सबसे ज्यादा थी मौर्य काल में। तीसरा वर्ग था पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। चौथा वर्ग था व्यापारी। इसी तरह 5वां वर्ग था योद्धा या सैनिक। तो किसानों के बाद सबसे अधिक संख्या सैनिकों की थी, यानी इन 7 वर्गों में सबसे ज्यादा संख्या किसानों की थी। इसके बाद योद्धा वर्ग था, यानी सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा थी किसानों के बाद। छठा वर्ग था पर्यवेक्षक अर्थात निरीक्षक, इनके जिम्मे था व्यवस्था की निगरानी करना। और 7वां वर्ग था पार्षद या मंत्री कह लीजिए, इसमें शासक वर्ग आता था। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो 7 वर्गों में विभाजित था। अब आइए अंत में देख लेते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला। तो दोस्तों, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और सभी स्तूपों में ये सबसे बड़ा स्तूप है, यानी अशोक ने कई स्तूप बनवाए थे। इनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरह अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, जो वाराणसी में है, तो सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था। और इस स्तंभ पर पत्थर के 4 शेरों को रखा गया है, जिसे अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। और वर्तमान समय में यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके अलावा मौर्य काल में पत्थर के बहुत कुशल कारीगर हुआ करते थे। और मौर्य काल में लकड़ी से बने घर हुआ करते थे, जो पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी मौर्य काल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसे आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा इस दूसरे और अंतिम वीडियो में। आप दोनों वीडियो को एक बार ध्यान पूर्वक देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।